स्टूडेंट अगर सिंपल लिफ्टिंग मशीन को इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पे काम करते समय कौन कौन से टेक्निकल टर्म का यूज करते हैं, वे सारे टेक्निकल टर्म को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि उस टेक्निकल टर्म का मतलब क्या होता है डेली लाइफ में और इंजीनियरिंग लाइफ में। ठीक है, हाँ। साथ ही साथ एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि सिंपल मशीन का अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल टर्म पर पकड़ होना बहुत जरूरी है, उसका हर एक टर्म का मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप लोग बना लीजिए मेरे साथ, सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन सिंपल लिफ्टिंग मशीन। यानी सिंपल लिफ्टिंग मशीन में जो जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म का यूज करेंगे वे सारे को कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कि ये कोई सेलिंग है, क्या है, सेलिंग है। ठीक है ना, हाँ। और इस सेलिंग में एक पुली को लटकाया गया है। इस सेलिंग में क्या चीज़ को लटकाया गया है, वो एक पुली को लटकाया गया है। पुली, इस तरह का पुली रहता है। सपोज करिए अभी कि ये पुली है, ठीक है ना, ये क्या है बउआ, पुली है। ठीक है ना, हाँ। ये पुली है और ये क्या है, सेलिंग है। ठीक है ना, हाँ। और इस पुली को जब लटकाया गया है तो बड़े आसान से समझिएगा कि इस पुली के ऊपर एक रोप लटकाया गया है। एक रोप यानी रस्सी को लटकाया गया है, रस्सी को लटकाया गया है। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पे इस पुली के ऊपर एक रस्सी को लपेटा गया है। ठीक है ना, एक रस्सी को लपेटा गया है। बड़े आराम से यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि इस पुली के ऊपर एक रस्सी को लपेटा गया है। ये है रोप, क्या है, रोप। और ये रोप को इस तरह से लपेटा गया है कि इस रोप को खींचने पर जरा सा भी रोप में कोई स्ट्रेचेज नहीं होगा। यानी जब रोप को खींचेंगे ना तो उस रोप के लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी नॉन स्ट्रेचेबल रोप है। ये रोप कैसा है बाबू, तो नॉन स्ट्रेचेबल रोप है, यानी खिंचा नहीं सकता है। ठीक है ना, या यूँ बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में नॉन फ्लेक्सिबल रोप है। नॉन फ्लेक्सिबल रोप कहने का मतलब रोप को खींचने के बाद जरा सा भी रोप में लेंथ के ओरिजिनल लेंथ में कोई वृद्धि नहीं होगा, कमी भी नहीं होगा। ठीक है ना, हाँ। अब बताइए, इतना बात समझ आया। ये जो ब्लू कलर से जो लिखे हैं ना बउआ, इसको बोलते हैं प्यार से हम लोग पुल्ली। क्या बोलते हैं बाबू, पुल्ली, PULLY, कुल्ली नहीं पुल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुल्ली बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ। बड़े आसानी से यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है ना कि ये पुल्ली सिर्फ मूव करेगा। क्या करेगा, पुल्ली मूव करेगा। ठीक है ना, हाँ। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं जिसको हमको उठाना है। अच्छा, हम कैसे समझे कि इसको उठाना ही है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बउआ लिफ्टिंग मशीन। यानी लिफ्टिंग कहने का मतलब उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना। लिफ्टिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना। ठीक है ना, हाँ। तो बड़ा आसानी से देख लीजिए कि ये वाला को हम ऊपर उठा रहे हैं, यानी लिफ्ट करने वाला वस्तु कौन है, लिफ्ट कौन होगा, तो यही ऑब्जेक्ट होगा, यही ऑब्जेक्ट लिफ्ट होगा। अच्छा, लिफ्ट कैसे होगा, अपन मान से तो नहीं ना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ताकत लगा करके खींचेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, ताकत लगा के खींचेंगे, ताकत लगा के खींचेंगे। ये रस्सिया में लटक जाएंगे तो वो अपने ऊपर धीरे धीरे आते चला जाएगा। या यूँ कह सकते हो खींचेंगे नहीं ताकत लगा करके। तो ऐसा डायग्राम बना लो और आप समझने के ख्याल से। ठीक है ना, हाँ। यहाँ पे कोई आदमी है जो इसको पकड़ करके क्या कर रहा है, यहाँ पे ये आदमी है जो इसको क्या कर रहा है, पकड़ के क्या कर रहा है बाबू, खींच रहा है। ठीक है ना, इसको पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो एक बात यहाँ से समझिए कि जब ये पकड़ के खींच रहा होगा, जब ये पकड़ के खींच रहा होगा तो ये रस्सी इधर आ रहा होगा। बड़ा आराम से देखिए,
रस्सी ऐसा है कि रस्सी के ओरिजिनल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर ये वाला नीचे खींचेंगे तो ये वाला ऊपर उठेगा। बड़े आसान से समझिए, यहाँ पे अगर इधर रस्सी को पकड़ के नीचे खींचेंगे तो ये वाला ऊपर उठेगा। ये क्या है? तो कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। बड़े आसानी से समझिए। तो बताओ, ये हम ताकत लगा रहे हैं ना? अरे बताओ, ये हम ताकत लगा रहे हैं ना? हाँ सर, यहाँ पे हम ताकत लगा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? तो सर ताकत लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अपन ताकत लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ताकत लगा रहे हैं। अरे हम खुद के ने ताकत लगा रहे हैं। तो यस सर, अगर हम ताकत लगा रहे हैं। अच्छा बताओ कि ताकत लगा करके अगर खींच रहे हैं तो ये रस्सिया कहाँ जाना चाहेगा? तो सर जैसे ही ताकत लगा के खींचेंगे ना तो रस्सिया जो है ना, ये जो रस्सी है ना, वो यहाँ पे आना चाहेगा। यानी हम जब ताकत लगा के खींचे तो रस्सी यहाँ पे आना चाहेगा। बड़े आसानी से समझ लीजिए, हम ताकत लगाए हैं तो रस्सी नीचे आना चाहेगा। हम जो ताकत लगाए हैं ना उसके वजह से रस्सिया नीचे आएगा और ई वाला थोड़ा ऊपर चल जाएगा। ये जो है ये वाला थोड़ा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ई वाला वस्तु थोड़ा सा क्या हो जाएगा बाबू? ऊपर चला जाएगा। इस बात को आप पूरा बढ़िया से समझ लो। इस बात को आप पूरा बढ़िया से समझ लो। अगर हम ताकत लगा के इसको खींचेंगे, अगर हम ताकत लगा के इसको अगर हम नीचे की ओर खींचेंगे, अरे हम ताकत लगा कर अगर इसको नीचे की ओर खींचेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? तो सर ऊपर जाएगा। इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट ही क्या होगा? हम ताकत लगा के इसको खींचना चाह रहे हैं, यानी ये वाला हो जाएगा आपको लोड। क्या हो जाएगा? लोड। क्या हो जाएगा? लोड। जिसको आप उठाना चाह रहे हो, जिसको आप उठाना चाह रहे हो वही हो जाएगा लोड। जिसको आप उठाना चाह रहे हो वही हो जाएगा लोड। और जो आप उठाने के लिए ताकत लगा रहे हो, जो चीज़ उठाने के लिए आप ताकत लगा रहे हो, वही ताकत को हम लोग प्यार से टेक्निकली बोलते हैं इफोर्ट। क्या बोलते हैं बाबू? इफोर्ट। तो यहाँ से अभी तक दो टेक्निकल टर्म्स निकल करके बाहर आया, यानी सामने आया, वो आया इफोर्ट एंड लोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, सबसे पहले लोड क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लोड क्या होता है? तो देखिए, तो लोड एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो लोड इट इज एन एक्सटर्नल, ब्लू से नहीं ब्लैक से लिखिए सर। इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स applied on the machine। अगर मशीन के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लोड बोलेंगे। बड़े आसान से देखिए, ये बाहर से ने लटका हुआ है, एकदम सीधा सीधी न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक ही बात समझिए, लोड जो बाहर से लटकाया हुआ है वो लोड, और लोड को उठाने के लिए जो ताकत लगा रहे हैं उसको एफोर्ट। ये आपका मतलब होना चाहिए न्यूमेरिकल को समझने के लिए। ठीक है? हाँ, अब बताइए, लोड को हम लोग जनरली W से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लोड को हम लोग काची से रिप्रेजेंट करते हैं? W से। जहाँ कहीं भी अगर W लिखा रहेगा तो आप लोग को समझना है लोड, और जहाँ कहीं भी अगर P लिखा रहेगा तो आप लोग को समझ लेना है कि अपना ताकत। ठीक है ना? हाँ, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई W। लोड को काची से डिनोट करते हैं? W से। अच्छा बताओ, लोड क्या है? एक टाइप के फोर्स है ना? यस सर, फोर्स है। तो इसका यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ लोड का यूनिट क्या हो जाएगा बाबू?
तो जो यूनिट फोर्स का होता है यानी यूनिट ऑफ लोड न्यूटन भी हो सकता है और किलो न्यूटन भी हो सकता है। चलिए, उम्मीद है लोड का मतलब समझ आया होगा। अब हम अपनी ताकत के बारे में समझते हैं कि हमारी ताकत क्या है, यानी इफोर्ट। इफोर्ट कहने का मतलब होता है ताकत, और ताकत को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। काची से? पी से। चलो बताओ ताकत क्या होता है, ताकत क्या होता है? तो लिखेंगे, हम खुद से ना मशीन पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन। अगर मशीन के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, किसके लिए? टू द लिफ्टिंग लोड को लिफ्ट करने के लिए, या टू द लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा या लोड, ठीक है ना? लोड कॉमा इज नोन एज इफोर्ट। देखिए डिफिनेशन को खुद से बनाने के लिए सोचिए, कभी कभी 4 नंबर में टेक्निकल टर्म ही डायरेक्ट पूछ देता है ना? हाँ, चलिए बताइए इसका यूनिट क्या होगा? तो सर ये भी एक प्रकार का फोर्स है, तो इसका यूनिट भी क्या होता है? तो ये यूनिट ऑफ इफोर्ट का यूनिट भी क्या हो जाएगा? तो सर न्यूटन भी हो जाएगा और किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना? जो यूनिट होता है फोर्स का ना, वो सारा यूनिट यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है ना? हाँ, चलिए 2 टेक्निकल टर्म आप लोग को क्लियर हुआ। कौन कौन सा क्लियर कर दिए बाबू? तो सर अभी आपने क्लियर किया लोड और एक क्लियर किया इफोर्ट। लोड को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इफोर्ट को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक टेक्निकल टर्म ये दोनों को जब समझ लिए तो एक टेक्निकल टर्म और ये दोनों के रिस्पेक्ट में एनालिसिस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाना है, लास्ट में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टर्म निकल के आएगा, ठीक है ना? हाँ, एक और हम एक्सप्लेन कर देते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज को MA से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ कहीं भी MA लिखल है ना, मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे बाबू? तो सर MA से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? MA से, यानी MA किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो मैकेनिकल एडवांटेज का, ठीक है ना? तो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ नहीं है कि लोड और इफोर्ट का रेशियो है, ठीक है ना? हाँ, तो लिखेंगे it is the ratio of load lifted to the effort applied। ये लोड और इफोर्ट का क्या है? रेशियो है। अप्लाइड कॉमा इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज, कॉमा इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि सर ये पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा हम इसको इग्नोर करके चलेंगे। नहीं, देखिए हम जब एनालिसिस पूरा करेंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव पहचानने का तरीका पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव में गलती कहाँ पे होता है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा, एस्केप करके वीडियो को नहीं देखिएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा, ठीक है ना? हाँ, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर अगर बात किया जाए मैथमेटिकली, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लिख सकते हैं क्या बाबू? तो सर लोड बट्टा इफोर्ट। क्या लिख सकते हैं? लोड बट्टा इफोर्ट, ठीक है ना? हाँ, इस चीज को आप समझो, लोड बट्टा इफोर्ट। अच्छा, लोड को बोलते हैं W और इफोर्ट को बोलते हैं P। अच्छा बताइए,
मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट क्या होगा, तो देख लेते हैं कि सर लोड का जो यूनिट होता है ना वो न्यूटन होता है, और इफोर्ट का जो यूनिट होता है ना वो भी न्यूटन होता है, और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, यानी बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज न्यूटन लेस है। क्या है? न्यूटन लेस है, यानी यूनिट लेस है। क्या है? यूनिट लेस है। तो यहाँ पे एक बात लिख दीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P। अच्छा, फार्मूला कैसे याद रखेंगे? फार्मूला याद रखने का बड़ा आसान तरीका है कि बादल हमेशा ऊपर रहता है, और जब बादल बनता है तो नीचे क्या गिरता है? तो सर पानी गिरता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज को फार्मूला हमेशा मिस्टेक होने का चांस रहता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, बादल ऊपर बनता है और बादल से जब पानी होता है तो नीचे गिरता है, यानी बादल बट्टा पानी। याद रखिएगा, ये तरीका है याद रखने का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज का क्या यूनिट होगा? तो लिखेंगे कि सर इट इज़ यूनिट लेस। इट इज़ यूनिट लेस। मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है। इट इज़ यूनिट लेस। इट इज़ यूनिट लेस। इट इज़ यूनिट लेस। ठीक है ना? हाँ, चलिए, इतना टेक्निकल टर्म में कोई दमखम नहीं था। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि और टेक्निकल टर्म होता है। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए हम ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि बताओ कि जब यहाँ से ताकत लगा के खींचे होंगे, अब हम लोग ताकत नहीं बोलेंगे, अब हम लोग इंजीनियर बनने वाला है, अब हम लोग इफोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफोर्ट बोलेंगे। अब जब हम इफोर्ट लगाएंगे तो रस्सी नीचे आएगा, जब ये वाला पुल्ली घूमेगा तो रस्सी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो रस्सी नीचे आया ना वो x डिस्टेंस नीचे आया। कितना डिस्टेंस नीचे आया बाबू? तो x मीटर डिस्टेंस नीचे आया, या x सेंटीमीटर डिस्टेंस नीचे आया। अच्छा बताओ, ये जब नीचे आया होगा तो ये वाला भी कुछ ऊपर गया होगा कि नहीं? तो यस सर, ऊपर गया होगा। तो सर ये वाला ये जो ऊपर गया होगा ना, मान लीजिए कि ये वाला जो गया है वो y मीटर ऊपर गया है। ठीक है ना? बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि अगर रस्सियाँ पकड़ के हम नीचे खींचेंगे तो ये पुलिया घूमेगा और घूम करके नीचे आएगा, तो x डिस्टेंस नीचे आएगा और ये वाला लोडवा हल्का ऊपर जाएगा, यानी y डिस्टेंस लोड हो गया। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जितना देरी में ये इतना नीचे आ रहा है उतना ही देरी में तो ऊपर जाएगा ना। इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए कि अगर यहाँ से खींचेंगे हम तो जितना देरी में ये वाला नीचे आएगा x मीटर, उतना ही देरी में क्या हो जाएगा? y मीटर ऊपर जाएगा। यानी दोनों जगह पर, अगर दोनों जगह पर टाइम के बात किया जाए तो टाइम क्या होगा? सेम होगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग को क्रिस्टल क्लियर है। तो यहाँ पे एक बात लिख देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इफोर्ट, इफोर्ट के द्वारा कितना वेलोसिटी कवर होगा? तो हम बोलेंगे कि सर वेलोसिटी ऑफ इफोर्ट अगर बात किया जाए, वेलोसिटी और इफोर्ट की बात किया जाए तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट बट्टा टाइम। ठीक है ना? हाँ। अच्छा बताइए, वेलोसिटी ऑफ लोड की अगर बात किया जाए तो लोड की क्या वेलोसिटी रहने वाली होगी? तो वेलोसिटी ऑफ लोड बराबर ये लिख सकते हैं सर कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड बट्टा टाइम। ठीक है ना? हाँ, बट्टा टाइम, यहाँ पे भी बट्टा टाइम। एक बात ध्यान दीजिए कि जितना डिस्टेंस कवर किया इफोर्ट जितना देरी में, उतना ही देरी में लोड भी तो ऊपर गया होगा ना। तो दोनों में क्या है? टाइम क्या है? सेम है। तो यही दोनों को, लोड और इफोर्ट के अगर रेशियो की बात किया जाए तो उसी को एक नया टेक्निकल टर्म हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी रेशियो। तो बताओ, वेलोसिटी रेशियो की अगर बात किया जाए, वेलोसिटी रेशियो की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे डेरिवेशन कर लिया जाए कि वेलोसिटी
वेलोसिटी रेशियो की अगर बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इफोर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड की क्या वेलोसिटी है और इफोर्ट की क्या वेलोसिटी है। तो बड़े आसानी से चीज़ों को देखिए कि सर इफोर्ट की क्या वेलोसिटी है। तो सर इफोर्ट की वेलोसिटी की अगर बात किया जाए तो हम कहेंगे कि सर x/t होगा। तो सर लोड की क्या वेलोसिटी होगा। तो सर y/t होगा। चलिए बताइए कि ये भी सारा यूनिट किस में है, मीटर में है। किस में है, मीटर में है। ये सारा यूनिट क्या है, मीटर में है। एक बात बार बार हम कह रहे हैं कि जितना देर में ये वाला नीचे आएगा उतना ही देर में तो ये वाला ऊपर जाएगा। मतलब दोनों जगह पर टाइम सेम है, इसीलिए टाइम से टाइम शहीद हो गया। यानी हम कह सकते हैं x/y। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, यानी मीटर से मीटर यहाँ पे भी शहीद हो गया। यानी वेलोसिटी रेशियो भी क्या है, इट इज यूनिटलेस। ठीक है ना। इसका वेलोसिटी रेशियो का एक्चुअल फार्मूला क्या बना। वेलोसिटी रेशियो का एक्चुअल फार्मूला बना x/y। अच्छा x क्या है सर, x क्या है तो डिस्टेंस मूव्ड बाय। x क्या है तो डिस्टेंस मूव्ड बाय, या अभी लिख देते हैं बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ, या अभी ही लिख देते हैं। x क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव्ड किया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है ना। हाँ, यानी हम कह सकते हैं कि इसका रेडीमेड फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो बराबर x/y हो गया। इसका रेडीमेड फॉर्मूला क्या हो गया, x/y। वेलोसिटी रेशियो का आप डिफाइन कर सकते हो कैसे, वेलोसिटी रेशियो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बाबू। तो बड़ा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया कि सर अभी हम इतना एनालिसिस से हमको यही समझ आया, इसको कॉपी कर लीजिएगा कि इट इज द रेशियो ऑफ बिहार बोर्ड वाला एक रेटियो पढ़ता है। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफोर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, यही। और इसकी अगर रेडीमेड फॉर्मूले की बात किया जाए तो वेलोसिटी रेशियो बराबर हो जाएगा x/y। ठीक है ना। दोनों क्या है, डिस्टेंस ही है। दोनों क्या है, डिस्टेंस ही है। ये वाला क्या है तो फिर से लिख दे रहे हैं, वहाँ पे क्लियर पता नहीं चल रहा होगा तो दिखाई पड़ा ना नीचे। हाँ, x/y। ठीक है ना। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट है और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड है। ठीक है ना। हाँ, एक चीज आपको समझ आ रहा है वेलोसिटी रेशियो में कि ये वाला सिर्फ डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है। वेलोसिटी रेशियो में सिर्फ किसका रेशियो आ रहा है, डिस्टेंस का। टाइम कहाँ चल गया, टाइम दोनों बराबर था, इसीलिए टाइम से टाइम शहीद हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए वेलोसिटी रेशियो का सीधा साधा फार्मूला आ गया x/y। यानी डिस्टेंस जितना इफोर्ट का कवर होगा और लोड का कवर होगा वो दोनों का रेशियो होगा। इफोर्ट का और लोड का, x ऐसे भी पहले x आता है और बाद
बाद में y आता है। तो इस फिगर के अनुसार पहले x होगा और फिर बाद में क्या होगा, y होगा। तो हम लोग सीधा सीधी इफोर्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर है और ये लोड के द्वारा डिस्टेंस कवर है। चलिए हम लोग को अभी तक 3 टेक्निकल टर्म नहीं 4 टेक्निकल टर्म कवर कर लिए। एक हुआ वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। हाँ चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है और इतना को आप लोग कर लीजिएगा कॉपी, ठीक है ना, साइड हो गए हैं। अब थोड़ा सा इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद और आगे की टेक्निकल टर्म को अपन डिफाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। हाँ देखिए सारा काम हम लोग वही फिगर से कर रहे हैं, जितना भी टेक्निकल टर्म आ रहा है ना, सारा टेक्निकल टर्म की कहानी वही फिगर से कर रहे हैं। चलिए अब बात आती है कि सर हम यहाँ पे ताकत लगा रहे हैं, तो ताकत लगा रहे हैं इसका मतलब इसमें हम इनपुट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो अगला जो आप लोग का टेक्निकल टर्म यूज आएगा वो आएगा इनपुट और दूसरा आएगा आउटपुट। इनपुट और दूसरा आएगा आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, ठीक है ना। हाँ देखिए इनपुट क्या होता है, तो जो हम अपनी ताकत से मशीन पर जो काम किए वो हो जाएगा इनपुट। जो अपनी ताकत से जो मशीन पर काम किए वो हो गया इनपुट, और जो मशीन के द्वारा काम किया गया वो हो जाएगा आउटपुट। यानी काम ही है ना, अरे काम ही है ना, अरे वर्क है, वर्क बराबर एफएस क्या होता है, W बराबर एफएस। तो जरा बताइए थोड़ा सा इनपुट की बात किया जाए तो इस साइड में यानी ताकत वाली साइड में इनपुट होगा और इस साइड में क्या होगा, आउटपुट होगा। तो बताइए कि मशीन पर हम कितना काम कर रहे हैं, हम अपनी ताकत कितना लगा रहे हैं। तो सर मशीन पर हम ताकत लगाएंगे फोर्स इनटू अरे वर्क ना, अरे वर्क बराबर एफएस होता है। क्या होता है, एफएस कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा यहाँ कंसीडर नहीं करें, एफएस मानिए, ठीक है ना। हाँ तो बताइए यहाँ पे हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, तो सर फोर्स P लगा रहे हैं। चलो बताओ एस कितना है, तो सर एक्स है। क्या है, एक्स है। यानी हम इनपुट कितना दे रहे हैं, P इंटू एक्स। यानी इनपुट को अगर डिफाइन किया जाए, अगर इनपुट को अगर डिफाइन किया जाए तो हम ये बोलेंगे वर्क डन ऑन दी मशीन पर कितना काम कर रहे हैं उसी को बोलेंगे इनपुट। तो इनपुट का एक ही मतलब समझिए, वर्क डन ऑन दी मशीन पर आप कितना काम कर रहे हो उसी को बोलते हैं इनपुट। मशीन पर आप कितना काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं इनपुट। तो मैथमेटिकली बोलोगे ना कि सर हम कर रहे हैं इफोर्ट लगा रहे हैं और जितना डिस्टेंस कवर होगा वही तो काम होगा। यानी अगर आप मैथमेटिकली की बात किया जाए, मैथमेटिकली की अगर बात किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि इनपुट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ इफोर्ट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इफोर्ट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इफोर्ट, ठीक है ना। हाँ उसी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इनपुट को अगर और भी अगर सिंबॉलिकली दिखाएंगे तो इनपुट को I बटा P से लिखेंगे। I बटा P मतलब कहने का इनपुट। तो इनपुट बताओ, तो अब बताओ इफोर्ट को हम लोग E से नहीं P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बताइए P द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो सर X डिस्टेंस कवर किया गया। यानी P इंटू एक्स जो हो गया आपकी इनपुट हो गया।
आपकी इनपुट क्या हो गया, आप मशीन पर कितना काम कर रहे हो, तो सर P इंटू एक्स काम कर रहे हैं। आप मशीन पर कितना काम कर रहे हो, तो P इंटू एक्स काम कर रहे हो। तो सर बताओ तो जरा आउटपुट कितना होगा, आप जो काम किए उसका परिणाम क्या निकला, उसका फल क्या निकला, वही तो होता है आउटपुट। तो बताओ आउटपुट कितना होगा, आउटपुट कैसे होगा, तो आउटपुट को डिफाइंड कैसे करेंगे, तो सर आउटपुट वर्क डन बाय द मशीन, मशीन के द्वारा जो काम होगा वही निकलेगा आपको आउटपुट, यानी वर्क डन बाय द मशीन, वर्क डन बाय द मशीन, यानी मशीन के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वही होगा वर्क डन बाय द मशीन। चलो बताओ कि मशीन के द्वारा कितना काम होगा, तो सर ये जो W लोड है ना वो Y मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी यहाँ से वर्क डन की बात किया जाए तो लोड इंटू वाई हो जाएगा, वो लोड इंटू वाई हो जाएगा, यानी वर्क डन बाय द मशीन कितना होगा, मशीन के द्वारा कितना काम किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप समझो कि वर्क डन बाय द जो मशीन होगा वो क्या होगा। तो सर लिखेंगे मैथमेटिकली क्या लिखेंगे बाबू, मैथमेटिकली अगर डिफिनेशन करेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, ठीक है ना। हाँ, यानी आउटपुट को O बट्टा P लिखेंगे, O बट्टा P को क्या लिख सकते हैं, तो बताओ लोड को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब W। अब बताओ आउटपुट कितना होगा, अरे डिस्टेंस कवर कितना किया जा रहा है, तो सर Y कवर किया जा रहा है, यानी ये हो गया आपको आउटपुट, यानी आप जितना ताकत लगा करके काम किए तो मशीन के द्वारा इतना काम हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो दो टर्म मिला, एक टर्म मिला इनपुट और एक टर्म मिला आउटपुट। चलिए यहाँ तक हम लोग 1 2 3 4 5 6 टेक्निकल टर्म अपन कर लिया फिनिश। फिर से समझ लीजिए कि ये वाला टर्म है उसको बोलते हैं W, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है जिसको उठाना रहता है वही होता है लोड, जो आप शक्ति लगाते हो उसको बोलते हैं इफोर्ट। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। और लोड और इफोर्ट का रेशियो को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो द डिस्टेंस कवर्ड बाय इफोर्ट और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, ये होता है वेलोसिटी रेशियो। उसके बाद आया इनपुट वर्क डन ऑन द मशीन, यानी मशीन पर कितना वर्क हो रहा है वो हो गया इनपुट। वर्क डन बाय द मशीन वो हो गया आउटपुट। जैसे इनपुट और आउटपुट आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, जैसे में आप खाना खाएं जस्ट लाइक इनपुट, आपको एनर्जी मिला वो क्या हुआ आउटपुट। नहीं समझ आया, आटा चक्की का मिल समझ आता है, तो यस सर आता है। आटा चक्की में गेहूं डाले वो हो गया इनपुट और वहां से आटा निकला वो क्या हो गया आउटपुट। तो बताओ आप गेहूं डाले यानी आपके द्वारा गेहूं का काम हो रहा है, मशीन क्या काम कर रहा है, तो आटा बना कर निकाल रहा है, यानी गेहूं हो गया इनपुट और आटा हो गया आउटपुट। उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। तो वो हो गया क्रशिंग मशीन, जिसको पीसने वाला मशीन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिफ्टिंग मशीन हुआ। क्या हुआ, लिफ्टिंग मशीन हो रहा है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का मतलब समझ आ रहा होगा और इनपुट और आउटपुट का आपको यूनिट भी समझ आ रहा होगा, न्यूटन मीटर। अब बताओ अगर यूनिट इनपुट और आउटपुट का अगर कोई यूनिट पूछे न्यूटन मीटर, तो उसको प्यार से हंसते हंसते जूल नहीं बोल सकते हैं,
हैं, काहे कि यहू तो काम हो रहा है ना, और काम का यूनिट होता है जूल। अरे बोलो काम का यूनिट क्या होता है? तो सर जूल होता है। उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर ही हो रहा होगा। देखिए जितना टाइम आप टेक्निकल टर्म समझने में आप बर्बाद करोगे उतना टाइम आपको अच्छा चीज़ में इन्वेस्ट होगा। ये जो टाइम है ना पूरा न्यूमेरिकल्स के लिए ब्रह्मास्त्र का टाइम होता है। इस टाइम में ज़रा सा भी आप लोग काम चोरी ना करेंगे। एक बात आता है इफ़िशियंसी की बात आता है। इफ़िशियंसी को हम हरा हरा कलर से लिखते हैं। इफ़िशियंसी क्या होता है? तो सर इफ़िशियंसी जो होता है ना, इफ़िशियंसी होता है इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। तो लिखेंगे इट इज़ द रेशियो, इट इज़ द रेशियो, इधर ज़्यादा भाग रहा है, इट इज़ द रेशियो it is the ratio of output to the input। ये आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है इफिशियंसी, ठीक है ना। हाँ, इफिशियंसी को इफिशियंसी बराबर तो क्या लिख सकते हैं बाबू? तो सर इफिशियंसी बराबर लिख दीजिए, इफिशियंसी बराबर लिख दीजिए सर आउटपुट बट्टा इनपुट। क्या लिख दे बाबू? आउटपुट बट्टा इनपुट। अब बताओ आउटपुट बट्टा इनपुट को बोल रहे हैं इफिशियंसी, और इफिशियंसी को प्यार से नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रीड करते हैं नीटा। क्या यूज करते हैं बाबू? नीटा। इफिशियंसी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं नीटा। क्या बोलते हैं बाबू? नीटा। ईटा नहीं बोलते हैं, नीटा बोलते हैं। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। ये हो गया नीटा। इफिशियंसी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब बताओ आउटपुट कितना है? तो सर आउटपुट W इंटू वाई है, W इंटू वाई है। चलो इतना क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा बताओ इनपुट क्या है? तो सर P इंटू एक्स है, P इंटू क्या है? एक्स है। यानी हम बोल सकते हैं इफिशियंसी बराबर हम लोग को मिला W इंटू वाई डिवाइडेड बाई P इंटू एक्स। यही हमको इफिशियंसी का रेडीमेड फार्मूला मिला, ठीक है ना। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इस फार्मूले के ना के बराबर यूज करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस फार्मूले को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ना के बराबर यूज करते हैं। लेकिन जब खतरनाक क्वेश्चन दागेगा ना आप लोग को, तो इस फार्मूले के बिना आप जी नहीं सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, इफिशियंसी को हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन परसेंटेज में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। यानी जितना भी इफिशियंसी आया उसमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है ना तो उसको 100 से गुना करके हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। यानी हमेशा परसेंटेज में इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। जब कभी भी आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जाओगे तो हमेशा न्यूमेरिकल्स में परसेंटेज में दिया रहेगा। तो अब आप न्यूमेरिकल बना रहे हो तो
उस परसेंटेज को सोल्व करने के लिए हम लोग फ्रिक्शन में चेंज करते हैं। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इसकी इफिशियंसी कितना है, तो आप हमेशा के लिए जवाब दोगे कि इतना परसेंट है, 20%, 30%, 40%, 100%, 110%। नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा काम नहीं करता है, ठीक है ना। एक बात ध्यान दे लीजिएगा, तो हमेशा 100% तक ही इफिशियंसी रहेगा, ठीक है ना। चलिए, इतना बात आप लोग को समझ आया। अच्छा, एक बात बताओ, अभी हम लोग पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर पढ़े हैं W/P, यानी लोड बटा इफोर्ट, और वेलोसिटी रेशियो बराबर भी कुछ पढ़े हैं। चलो, ये तो बाद की बात है, देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ कि इफिशियंसी अभी हम बाद में देख लेते हैं अभी, ठीक है। इफिशियंसी कितना आया, किसी भी मशीन का इफिशियंसी आया W/Y और P/X। चलो, इतना क्रिस्टल क्लियर है। तो इफिशियंसी हमेशा 0 से 100 के बीच होता है, यानी 0% से 100% का बीच होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इफिशियंसी के बेस पर इसको क्या यहाँ पे लिखें, थोड़ा सा जगह बढ़िया से नहीं बन पा रहा, तो हम चाह रहे हैं कि सारे टर्म को एक बार इरेज कर दें, ठीक है ना। हाँ, देखिए, इसको हम इरेज कर दें क्या? हाँ, इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। छाप लीजिएगा, ना तो यहीं पे लिख देते हैं। इफिशियंसी के बेस पर मशीन को जनरली 2 पार्ट में बांटा गया है। एक मशीन को, हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, लिफ्टिंग मशीन को इफिशियंसी के बेस पर जब कभी भी आप क्लासिफिकेशन करोगे ना, तो एक बात ध्यान देना चाहिए, किस बेसिस पर आप बांट रहे हो, तो ऑन दी बेसिस ऑफ इफिशियंसी। ये जो मशीन है मशीन को ऑन द बेसिस ऑफ इफिशियंसी के बेसिस पर मशीन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक मशीन को बोलते हैं आइडियल मशीन, और एक को बोलते हैं आइडियल मशीन, और एक को बोलते हैं हम लोग नॉन आइडियल मशीन। एक को बोलते हैं आइडियल मशीन और एक को बोलते हैं नॉन आइडियल मशीन। तो देखो, आइडियल मशीन किसको बोलते हैं, तो लिखेंगे द मशीन। देखिए, ये वाला ताकत है ना, ये ताकत क्या भी तख्ता पर रख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, ये ताकत है ना, ये जो ताकत है, थोड़ा सा इधर लगो तुम, ये है हमारी ताकत है, और इसको यहाँ से डॉट करके ताकत को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको ताकत है और ये P है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो, आइडियल मशीन को डिफाइन करेंगे, द मशीन whose efficiency is equal to 100%। अगर कोई मशीन है जिसका इफिशियंसी 100% है, तब उस मशीन को बोलेंगे आइडियल मशीन। या कभी कभी लिखता है और इन फ्रैक्शन में 1 अगर होगा, तब हम उसको बोलेंगे कि वो मशीन आइडियल मशीन है। अगर कोई मशीन आइडियल है, इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन का कोई लॉस नहीं है, यानी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन इन आइडियल मशीन में क्या होता है, 0 होता है। लेक्चर देखते समय इस बात को नोट कर लेंगे कि आइडियल मशीन में फ्रिक्शन के वजह से लॉस कितना होता है, तो सर लॉस होता ही नहीं है, ऐसा माना जाता है। आइडियल कोई है नहीं, आइडियलिटी इज ए जस्ट लाइक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये सोचा गया कंसेप्ट है कि ऐसा होगा तो 100% होगा। चलो बताओ कि हम लोग बोले द मशीन हुज इफिशियंसी इज 100%। क्या बोले बाबू, कि उस मशीन को आइडियल कहेंगे जिसकी इफिशियंसी 100% होगी।
या फ्रैक्शन में 1 होगी। नॉन आइडियल मशीन किसको बोलेंगे? तो नॉन आइडियल मशीन को बोलेंगे द मशीन whose efficiency the machine whose efficiency is less than 100%। अगर कोई मशीन की इफिशियंसी अगर 100% से कम है और इन फ्रैक्शन 1, अगर फ्रैक्शन लेस देन 1। बड़े आराम से इस चीज़ को समझिए कि वे मशीन जिसकी इफिशियंसी अगर 100% है तो वो मशीन आइडियल मशीन होगा। अगर वे मशीन जिसकी इफिशियंसी जिसकी क्षमता अगर 100% से कम है तो उस मशीन को बोलेंगे नॉन आइडियल मशीन। नॉन आइडियल मशीन को ही प्यार से बोलते हैं हम लोग, नॉन आइडियल मशीन को ही हम लोग प्यार से बोलते हैं रियल मशीन। क्या बोलते हैं बाबू? रियल मशीन। और इस मशीन में फ्रिक्शन के वजह से लॉस होता है और लॉस होता है इसी के वजह से इफिशियंसी कम होती है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर अभी इनपुट और आउटपुट की कहानी चल रहा था, इफिशियंसी बराबर क्या होता है? अगर इफिशियंसी बराबर होता है इस सर आउटपुट बट्टा इनपुट होता है, आउटपुट बट्टा इनपुट होता है। अच्छा बताओ इफिशियंसी अगर 1 ले लें, अगर फ्रैक्शन में सोल्व कर रहे हैं तो सब फ्रैक्शन में ही लेना पड़ेगा ना। तो अगर इफिशियंसी 1 ले ले तो हमारा हो जाएगा आउटपुट बट्टा इनपुट। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि आइडियल मशीन में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे आउटपुट बराबर इनपुट। ठीक है ना? हाँ, एक बात समझ आया, फाइनल कंक्लूजन कि आइडियल मशीन में इफिशियंसी 100% होता है। इसका मतलब आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बराबर इनपुट, मतलब जितना हम इनपुट दिए उतना आउटपुट बाहर निकल गया, कोई लॉस नहीं हुआ। तो यही बात बोलता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि आइडियल मशीन में आउटपुट इनपुट के क्या होता है? बराबर होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है? तो आइडियल मशीन में आउटपुट इनपुट के बराबर होता है। चलिए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। हम क्या बोले यहाँ पे नॉन आइडियल मशीन में थोड़ा सा अगर बात कर लिया जाए तो क्या होता है, इसमें भी फॉर्मूला वही होगा, इफिशियंसी बराबर क्या होगा? आउटपुट बट्टा इनपुट। अब बताइए कि यहाँ पे इफिशियंसी जो होता है, यहाँ पे इफिशियंसी लेस देन 1 होता है, यानी आउटपुट बट्टा इनपुट जो होगा वो लेस देन 1 होगा। यानी इसको और सोल्व नीचे करेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो इसको यहाँ पे और सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे सोल्व करते हैं नॉन आइडियल में कि इफिशियंसी बराबर है आउटपुट बट्टा इनपुट। अब बताइए कि नॉन आइडियल मशीन में आउटपुट बट्टा इनपुट, यानी आउटपुट बट्टा इनपुट को ही तो बोलते हैं इफिशियंसी, और इफिशियंसी लेस देन 1 है। क्या है? लेस देन 1 है। इसका मतलब आउटपुट जो होगा वो लेस देन किसके होगा? इनपुट के। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बउआ बताओ कि नॉन आइडियल मशीन में या रियल मशीन में आउटपुट और इनपुट का क्या रिलेशन है? तो सर यही बोलेंगे कि आउटपुट इज लेस देन इनपुट। आउटपुट क्या होगा? इनपुट से लेस होगा। एक बात ध्यान दीजिए,
कि नॉन आइडियल मशीन में हमेशा इनपुट बड़ा होगा और आउटपुट छोटा होगा। अरे ये नहीं समझ आता इनइक्वलिटी। अरे जिधर के मुंह खुला उधर बड़ा और जिधर के मुंह बंद उधर छोटा, ठीक है ना। हाँ, यानी नॉन आइडियल मशीन में इनपुट हमेशा बड़ा होगा किससे? आउटपुट से। इनपुट हमेशा बड़ा होगा आउटपुट से, मतलब हम शक्ति ज़्यादा लगाएं और काम कम होगा। आइडियल मशीन में ऐसा नहीं था, आउटपुट इनपुट के बराबर था, लेकिन रियल मशीन में जितना आउटपुट दे रहे हैं जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं निकल रहा है। फिर से समझ लीजिए कि नॉन आइडियल मशीन में जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं निकल रहा है, मतलब जा कहाँ रहा है? तो सर अभी पढ़ के आए हैं फ्रिक्शन, लॉस हो रहा है फ्रिक्शन के वजह से। तो यहाँ पे भी एक नोट पॉइंट लिखिएगा कि ये जो कमी आ रहा है ड्यू टू लॉसेस इन फ्रिक्शन में लॉस के वजह से कमी आ रहा है। यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख देते हैं कि इन नॉन आइडियल मशीन में क्या होता है बाबू? इन नॉन आइडियल मशीन आउटपुट इज लेस देन इनपुट से कम होता है कौन? आउटपुट। ये कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या यूँ लिख सकता है कि आउटपुट इज लेस देन इनपुट, वही तो लिख दिए। या यूँ लिख सकता है कि इनपुट इज ग्रेटर देन, ऐसा भी लिख सकता है इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये लैंग्वेज आपके एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए कुछ नहीं है, आप सोल्व कर दो। अभी इफिशिएंसी का फॉर्मूला अपन बताया है। इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर ही हो रहा होगा। उम्मीद है ये सारे चीज़ को आप कॉपी कर रहे होंगे, नहीं तो पॉज करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद थोड़ा हम कुछ चमत्कारी वाला बात बताते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए अभी से जो लोग यहाँ पे से कंसंट्रेशन बनाएंगे, देखिए पहले क्या पढ़ें उससे मतलब नहीं है। अभी से जो पढ़ेंगे वे ऑब्जेक्टिव, ऐसा ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाएंगे कि जिससे आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव बनेगा आप टॉपर होने के स्थिति में रहेंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ से जब ऑब्जेक्टिव पूछता है ना तो छोड़ देते हैं, इसीलिए हम बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से सिंसियर होकर समझने की कोशिश करेंगे। अब बात कीजिए कि जो नॉन आइडियल मशीन है, नॉन आइडियल मशीन भी कितना टाइप्स के होते हैं? तो सर नॉन आइडियल मशीन भी जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। नॉन आइडियल मशीन कितना टाइप्स के होते हैं? तो सर 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं रिवर्सिबल, एक को बोलते हैं रिवर्सिबल और एक को बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल। एक होता है रिवर्सिबल, एक को बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन और एक को बोलेंगे नॉन रिवर्सिबल मशीन। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, चाहे मशीन रिवर्सिबल हो चाहे मशीन इरिवर्सिबल हो, नॉन रिवर्सिबल या इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल मशीन। अरे एकरे कभी कभी बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। सेल्फ क्यों बोलते हैं उसको बताते हैं, सेल्फ लॉकिंग मशीन, ठीक है ना। हाँ,
एक बात ध्यान दीजिए, चाहे मशीन रिवर्सिबल हो चाहे मशीन नॉन रिवर्सिबल हो, दोनों किसका टाइप है? नॉन आइडियल का। मतलब दोनों का इफिशियंसी 100 से कम होगा। क्या होगा? 100 से कम होगा। तो ये मशीन का सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि रिवर्सिबल मशीन क्या होता है। तो रिवर्सिबल मशीन का डिफाइन करते हैं, द machine able to work in reverse डायरेक्शन। अगर कोई मशीन है रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रिमूवल ऑफ इफोर्ट अप्लाइड। अगर कोई मशीन को ऊपर से खींचे ना, अरे हम लोग क्या करते थे ना, किसी को मतलब एक ऐसा मशीन देख लो थोड़ा सा, अगर ये कोई मशीन है, ठीक है ना, हाँ ये कोई मशीन है और यहाँ पे रस्सी बांध दी है, ठीक है ना, हाँ, और यहाँ से खींच रहे हैं तो ये वाला ऊपर चल जा रहा है, यहाँ से जब खींच रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ से जब हम खींच रहे हैं तो ये वाला यहाँ पे था लटका हुआ, तो ये ऊपर चल गया, लेकिन जैसे ही इसको छोड़े ना तो ये फिर से नीचे आ गया। यानी दोनों तरफ से काम हो रहा है। जब दोनों तरफ से काम हो रहा है तब उस मशीन को बोलेंगे रिवर्सिबल मशीन। क्या बोलेंगे बाबू? रिवर्सिबल मशीन। जब इफोर्ट लगा रहे हैं तो काम हो रहा है, अगर इफोर्ट छोड़ दे रहे हैं तो फिर से उल्टा काम होने लगा, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो वही बोलता है द मशीन एबल टू वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रिमूवल ऑफ इफोर्ट। अगर इफोर्ट को हटा देंगे तो उल्टा डायरेक्शन में अगर काम करेगा तब उस मशीन को बोलेंगे रिवर्सिबल मशीन। और रिवर्सिबल मशीन की इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल मशीन is greater than 50%। अगर कोई मशीन की इफिशियंसी 50% से ज़्यादा है, क्या गिरा? अगर कोई मशीन की इफिशियंसी अगर 50% से ज़्यादा है तब उस मशीन को बोलेंगे रिवर्सिबल मशीन, और वो दोनों ही डायरेक्शन में काम करने के लिए इलिजिबल होता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भी और उसके सीधे डायरेक्शन में भी, ठीक है ना। जैसे पुल्ली सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अरे बल्टी से पहले कुइयां में पानी भरते थे, क्या करते थे ना कि जब रस्सी छोड़ते थे ना, यानी इफोर्ट छोड़ते थे ना, तो कुआं में बल्टी चल जाता था, लेकिन वही जब खींचते थे तो हमारा कुआं से पानी आता था। तो जब पहले के ज़माने में जो कुआं के पानी घिरनी से भरा करते थे ना, वो एक घिरनी जो हुआ ना वो रिवर्सिबल मशीन हुआ। कैसा हुआ? रिवर्सिबल मशीन। और उसकी इफिशियंसी क्या होती है? 50% से ज़्यादा होती है, इसीलिए तो घिरनी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। हाँ, एक बात आपको यहाँ से समझ आया। अब नॉन रिवर्सिबल मशीन को क्या बोलते हैं? द मशीन वर्क्स इन ओनली वन डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, तब उस मशीन को बोलेंगे, कौन सा मशीन? नॉन रिवर्सिबल मशीन। द मशीन वर्क्स इन ओनली वन डायरेक्शन, उसको बोलेंगे क्या? रिवर्सिबल मशीन। या यूँ बोल सकते हैं कि द मशीन, ऐसा और इन अदर वर्ड में बोल सकते हैं क्या? और इन अदर वर्ड, द मशीन do not reverse do not the machine do not works in reverse
रिवर्स डायरेक्शन। अगर उल्टी डायरेक्शन में कोई मशीन नहीं कर पा रहा है तब उस मशीन को बोलेंगे इरिवर्सिबल मशीन या नॉन रिवर्सिबल मशीन। इसीलिए उल्टी डायरेक्शन में काम नहीं करता है, इसीलिए इस मशीन को बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। यानी एक बार काम जहाँ पे छोड़ दिया ना वहीं पे रहेगा। जैसे स्क्रू जैक होता है तो स्क्रू जैक को जहाँ तक घुमा करके छोड़ दिए ना वहीं पे आकर के लॉक हो जाएगा, उसके बाद लोड आएगा तो नीचे नहीं धंसेगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा स्क्रू जैक, स्क्रू जैक। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा पुल्ली। क्या हो जाएगा? पुल्ली। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। अच्छा बताओ, नॉन रिवर्सिबल मशीन का इफिशियंसी कितना होगा? तो इफिशियंसी ऑफ नॉन रिवर्सिबल मशीन या इरिवर्सिबल मशीन लिखिए, इरिवर्सिबल मशीन इज लेस देन इक्वल टू 50%। अगर 50% और 50% से कम रहेगा तब उस मशीन को बोलेंगे इरिवर्सिबल मशीन। तो अगर बात की जाए कि सर अगर एग्जैक्टली 50% रहेगा तो कौन मशीन होगा? तो सर इरिवर्सिबल मशीन या नॉन रिवर्सिबल मशीन या सेल्फ लॉकिंग मशीन। चलिए इतना आपको समझ आया। एक बार फिर से ओवरव्यू के तौर पर मशीन को इफिशियंसी के बेस पर दो टाइप के सीखे, एक को बोले आइडियल मशीन और एक को बोले नॉन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन जिसकी इफिशियंसी 100% होगी उस मशीन को बोलेंगे आइडियल मशीन। आइडियल मशीन में फ्रिक्शन के वजह से लॉस नहीं होता है। जब फ्रिक्शन के वजह से लॉस नहीं होगा तो जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। यानी फ्रिक्शन बराबर 100%, सॉरी इफिशियंसी बराबर 100%, फ्रिक्शन में 1, यानी आउटपुट बराबर इनपुट। यानी आइडियल मशीन में आउटपुट बराबर इनपुट। नॉन आइडियल मशीन को ही बोलते हैं प्यार से रियल मशीन। रियल मशीन में इफिशियंसी 100% से कम होती है, यानी 100% से कम होगी, इसका मतलब आउटपुट इज लेस देन इनपुट, यानी इनपुट से कम निकलेगा आउटपुट। जितना हम काम करेंगे उससे कम हमारा आउटपुट निकलेगा। जितना इनपुट देंगे ओकरा से कम आउटपुट निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, यानी ये रिलेशन आपको काम की बात हुई। अच्छा बताओ, नॉन आइडियल मशीन भी कितना टाइप्स की मिला? दो टाइप्स की मिला, एक रिवर्सिबल और दूसरा नॉन रिवर्सिबल। अगर 50% से ज़्यादा इफिशियंसी है तब उसको बोलेंगे रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन दोनों डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कब? जब इफोर्ट हटा देंगे तो फिर से ओरिजिनल डायरेक्शन में काम करने लगेगा और इफोर्ट लगाते रहेंगे तो उसके डायरेक्शन में काम करते रहेगा। इसकी इफिशियंसी कितना परसेंट होती है? तो सर 50% से ज़्यादा होगी तब उसको बोलेंगे रिवर्सिबल मशीन। अगर इसकी इफिशियंसी कम रही 50% से तब उसको बोलेंगे नॉन रिवर्सिबल मशीन। नॉन रिवर्सिबल मशीन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। उम्मीद है इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब छोटा सा बात हम लोग को याद क्या रखना है। कभी कभी ऐसा पूछेगा, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं और इरेज आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद हम एक चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग हर एक चीज़ को कॉपी करेंगे। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि सर आपने तो PDF दे दिया ही, पैकेज तो दे ही दिया, सर इसकी कॉपी करने की क्या ज़रूरत? नहीं, पैकेज में कुछ और मटेरियल है, यहाँ पे कुछ और दिया जा रहा है। कितना लोग तो ये सोच के वीडियो नहीं देख पाते हैं ना कि सर वहाँ पैकेज में आप सारा बात लिख दिए हैं और वो बात भी हमको समझ आ रहा है तो अब तो हम 30 मार्क खान हो गए। नहीं, वीडियो देखना जरूरी इसलिए है, अगर आप एक टॉपर इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, एक एक नंबर की आप वैल्यू देना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव पर पकड़ होना चाहिए। आपको एग्ज़ाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि एक नंबर आप सब्जेक्टिव लिख करके ला रहे हो
कि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव लिख करके ला रहे हो, आप कहीं से ला रहे हो 1 नंबर ला रहे हो, आपकी पूरा एग्रीगेट मार्क्स में जुटेगा, ठीक है ना। तो आप एक टॉपर होने के नाते, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते, एक मेहनती स्टूडेंट होने के नाते आप एक नंबर के लिए आप रोना धोना चालू नहीं करोगे, बल्कि मेहनत करोगे। क्या करोगे? मेहनत करोगे, श्रम करोगे, ठीक है ना, शर्म नहीं श्रम, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप बड़े ढंग से समझने की कोशिश करोगे। अभी तक जो बात अपन सीखी है, वो बात क्या सीखे हैं? यही सीखे हैं कि सर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम लोग सीखे हैं W/P। हम लोग वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या सीखे हैं? तो सर X/Y। अब बताओ मैकेनिकल इफिशियंसी बराबर क्या सीखे हैं? तो सर इफिशियंसी बराबर सीखे हैं तो सर आउटपुट बट्टा इनपुट, यही तो सीखे हैं। और अगर प्यार से बोलेंगे तो लिखेंगे W/Y और बट्टा P/X, यही तो सीखे हैं इफिशियंसी बराबर, ठीक है ना। हाँ, और भी क्या सीखे हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जब आपको किसी के जवाब देना है, कि किसी मशीन की इफिशियंसी कितना है, तो उसको परसेंटेज में बताना है। अगर जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते तो उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके सोल्व करना पड़ता है। इस बात को कॉमन बात है जो याद रखना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिलेशन की। आज देखिए यहाँ से बात बहुत खतरनाक होती है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको हल्का में लेकर इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज, तीनों में क्या रिलेशन है? तो देखिए बड़ा आसानी से अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, इफिशियंसी बराबर क्या जानते हैं? देखिए रिलेशन कभी कभी आपको एग्जाम में भी आएगा, तो रिलेशन आपको लिखने के लिए कभी कभी आपके एग्जाम में भी आएगा। तो कैसे इफिशियंसी को लिखोगे? तो सबसे पहले तो इफिशियंसी को लिखने के लिए कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखते हैं। W क्या होता है? तो आप लोग लिख दीजिएगा सर W लोड होता है, ठीक है ना। अच्छा बताओ P क्या होता है? तो सर P होता है सर इफोर्ट होता है। अच्छा बताओ X क्या होता है? तो सर डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इरेज हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है, इरेज हो चुका है, लेकिन हम उसे इरेज देखना पसंद नहीं करेंगे। डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट, और वाई क्या है बाबू? डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। क्या है बाबू? डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अब जरा चीज़ों को समझो, यहाँ पे ए में क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है। अच्छा चलो बताओ वी आर क्या है? तो सर वेलोसिटी रेशियो है। देखो 4 नंबर के क्वेश्चंस लिखने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना, वरना इसको लपेट के भी पार कर सकते थे, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं? तो सर जानते हैं इफिशियंसी, नीटा क्या है बाबू? यू लिख लो, नीटा है इफिशियंसी। अब एक बात बताइए कि हम लोग क्या जानते हैं? तो सर बी नो दैट, क्या लिखेंगे बाबू? बी नो दैट। सर इफिशियंसी बराबर क्या जानते हैं? बी नो दैट। इफिशियंसी बराबर, आप तो नींद में भी रहेंगे ना सर, तो सर आउटपुट बट्टा इनपुट। अरे इन मतलब नीचे और आउट मतलब ऊपर, ये बात आप समझिएगा।
इनपुट, आउटपुट बट्टा इनपुट। चलो बताओ, एक बात बताइए कि सर इफिशियंसी को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर एन से तो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आउटपुट कितना था? तो सर W इंटू वाई था, लिखिए हंसते हंसते। इनपुट क्या था? तो सर P इंटू एक्स था, ये भी लिखिए। अच्छा, एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए कि सर यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या दिख रहा है? तो सर ये W बट्टा P यानी मैकेनिकल एडवांटेज दिख रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि इतना बराबर लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। चलिए, अच्छा ये क्या दिख रहा है? तो सर ये कुछ नहीं अभी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम उलट देंगे ना, जैसे ही इसको हम उलट देंगे ना, एक्स बट्टा वाई लिख देंगे ना, तो ये हमको दिखाई पड़ने लगेगा VR यानी वेलोसिटी रेशियो। देखिए तो VR। अच्छा एक बात बताइए, बड़े आसानी से चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ पे ये वाला आपको दिखाई पड़ रहा है W बट्टा P मैकेनिकल एडवांटेज, Y बट्टा X कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर इसको जैसे ही उलट देंगे, तो उलटेंगे ऐसे नहीं ना, एक बट्टा करके ना उल्टेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, तो यही तो हो गया क्या? X बट्टा वाई वेलोसिटी रेशियो। अच्छा ऐसा इसको लिख सकते हैं, 1 बट्टा VR को ऐसा लिख सकते हैं Y बट्टा X। बात तो वही है। दोनों चीज़ को यहाँ पे बड़े आराम से समझिए, यहाँ पे बड़े आराम से समझिए कि इसको अगर उलटेंगे तो इसको भी उलटना होगा, इसको 1 बट्टा करेंगे तो इसको भी 1 बट्टा करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ कर दिए, यानी ये हो गया आपको वेलोसिटी रेशियो। यानी इफिशियंसी बराबर एक और रेडीमेड फार्मूला आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी बराबर एक और फार्मूला आ गया, दिखाई पड़ा ना? इफिशियंसी बराबर एक और, मच्छर उड़ रहा है, इफिशियंसी बराबर एक और फार्मूला आ गया। इफिशियंसी बराबर एक और फार्मूला आ गया, क्या आया बाव? मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। तो हम लिखेंगे 10। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चंस बनाने के लिए हम इतना बात लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी। या इसको ऐसा भी लिख सकता है, ये नहीं लिखेंगे, ऐसा भी लिख करके छोड़ सकते हैं, लेकिन ये भी लिखेंगे कि यहाँ से एक रिलेशन आया हम लोग को कि इफिशियंसी बराबर लिख सकते हैं, इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू दी वेलोसिटी रेशियो। आप लोग कामचोरी नहीं करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज पूरा लिखेंगे, वेलोसिटी रेशियो पूरा लिखेंगे, यानी ये वाला हो गया। यानी अगर बात किया जाए यहाँ से इफिशियंसी बराबर, तो हम एक नया रेडीमेड फार्मूला ला दिए, क्या बाबू? मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। पुराना फार्मूला क्या था? तो W इंटू वाई और डिवाइडेड बाय P इंटू एक्स। ये भी एक रिलेशन बड़ा काम का चीज़ है जिसको आप याद रख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिए। सर लाइव ले रहे हैं? नहीं, रिकॉर्डेड है वो। चलो ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए कि इफिशियंसी, अगर इफिशियंसी का एक और डिफिनेशन मिला, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू दी वेलोसिटी रेशियो। चलिए पहले क्या था? तो पहले कुछ और था, सिर्फ आउटपुट बट्टा इनपुट था, ठीक है। हाँ, ये एक मेजर रिलेशन निकला जिसको अभी हम देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आइडियल होगा तब वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या रिलेशन होगा, देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मशीन आइडियल होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं। अगर मशीन आइडियल होगा, फॉर
फॉर आइडियल मशीन अगर कहा दिया जाए तो इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा या कितना होगा भाव, 100% होगा। तो बताओ कि इफिशियंसी का अभी रेडीमेड फॉर्मूला क्या जाने, तो सर मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। इसका मतलब अगर मशीन आइडियल होगा तो यहाँ पे इफिशियंसी 1 होगा, और 1 कहने का मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होगा किसका, वेलोसिटी रेशियो का। एक बात यहाँ से समझ आया कि अगर मशीन आइडियल होगा तब मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होगा, तो सर वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा। ये सारे चीज़ आपके पैकेज में नहीं लिखा हुआ है और ना ही डेरिवेशन किया गया है, ये तभी उन्हीं को समझ आएगा जब वो लेक्चर को कंटिन्यू वॉच करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और बड़ा काम का चीज़ है, ठीक है। हाँ, अगर मशीन इफ मशीन इज नॉन आइडियल, अगर नॉन आइडियल है इसका मतलब इफिशियंसी इज लेस देन 1 और 100%। इसका मतलब सर कि मैकेनिकल एडवांटेज भी और वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन क्या होगा, 1, यानी मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से ये दो रिलेशन को आपको समझ लेना है कि अगर मशीन आइडियल है तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा, अगर मशीन रियल है या नॉन आइडियल है तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वेलोसिटी रेशियो से छोटा होगा। यानी बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन, इसको आप लिख लीजिएगा, लेस देन वेलोसिटी रेशियो। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए फिर से सुन लीजिए, अगर मशीन आइडियल है तो वहाँ पे आउटपुट इनपुट के बराबर भी हो रहा था और मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के भी बराबर हो रहा है। अगर मशीन नॉन आइडियल है तो आउटपुट लेस देन इनपुट हो रहा था और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो हो रहा है। ये दो मेजर बात है जो कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव से परेशान करेगा। एक सारे खतरनाक बात आपको समझ आया। एक और खतरनाक बात, जब आप मशीन बना रहे होते या कभी कोई मशीन का एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा मशीन का एनालिसिस करते हैं, इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। देखिए लाइन कट गया था थोड़ा देर पहले, तो मतलब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। लाइन कटने से क्या मतलब, यहाँ पे सर लाइन कटने से मतलब कि बीच में वीडियो ज्वाइंट मिलेगा, ठीक है। हाँ चलिए, एक बात आपको समझ आया है कि अभी तक हम एनालिसिस ऑफ मशीन करते हैं थोड़ा सा, और ये मेन मुद्दे की बात है एनालिसिस ऑफ मशीन, और उसके बाद FTR इसका बना देंगे, ठीक है ना, और प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे। थोड़ा सा आप लोग हेडिंग बना लीजिए, एनालिसिस ऑफ मशीन, एनालिसिस ऑफ मशीन, मशीन का क्या कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आप कोई मशीन बना रहे हो, सपोज करिए कि ये एक लिफ्टिंग मशीन है, जो भी बात हमको यहाँ पे करना है लिफ्टिंग मशीन से ही बात करना है। अगर ये लिफ्टिंग मशीन है तो बताओ क्या एनालिसिस करेंगे। इस लिफ्टिंग मशीन बना रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होनी चाहिए, इफिशियंसी क्या होना चाहिए, इफिशियंसी क्या होना चाहिए, और आपकी वेलोसिटी रेशियो क्या होना चाहिए, इनपुट क्या होनी चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए। ये बात आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए सिखा रहा है। अच्छा, कोई भी मशीन अगर आप बना रहे हैं या कोई भी मशीन आप खरीदने जाओगे तो क्या सोचोगे।
कोई मशीन बना रहे हो या कोई मशीन खरीदने जा रहे हो तो आप क्या सोचोगे एज ए इंजीनियर? आप एज ए इंजीनियर यही सोचोगे कि वो मशीन ऐसा मिले जिसमें लॉस बहुत कम हो, जितना हम इनपुट दें उतना ही आउटपुट निकल जाए। यानी मेन बात आती है इफिशियंसी की, मेन बात आती है इफिशियंसी की। तो अगर कोई भी मशीन बना रहे हैं या कोई भी मशीन खरीद रहे हैं तो उस मशीन की इफिशियंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, इस बात को ध्यान होनी चाहिए। थोड़ा सा इफिशियंसी बराबर फार्मूला को फिर से एनालाइज करते हैं तो सर इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो, और एक होता है आउटपुट बट्टा इनपुट, आउट बट्टा इनपुट, ठीक है ना। हाँ देखिए ये एक इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े। अगर आप मशीन खरीदने जाओगे या आप एज ए इंजीनियर मशीन को बनाने जाओगे या मशीन नया डेवलप कर रहे तो उसकी इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए। और इफिशियंसी अच्छी तभी होगी जब उसकी इनपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इफिशियंसी अच्छी कब होगी? जब उसकी आउटपुट ज़्यादा होगा, सॉरी इनपुट नहीं आउटपुट। देखिए फिर से सुन लीजिए, अगर आप एक इंजीनियर हो और मशीन बनाने के लिए जा रहे हो तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए? इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए। इफिशियंसी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। और इफिशियंसी ज़्यादा तभी होगा जब आप जितना इनपुट दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ज़्यादा होगा, और आउटपुट ज़्यादा तभी होगा जब फ्रिक्शन में लॉस कम होगा। दूसरी बात, ये तो आउटपुट से अपन बताया। अगर आपको ये बताने के लिए बोलेगा कि अगर आप कोई मशीन बनाने जा रहे हो तो सर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होनी चाहिए? तो सर हम मशीन बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब इफिशियंसी ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब सर मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। इस बात को ध्यान होना चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ कि सर ये तो ऊपर वाली बात आई, अगर नीचे वाला बात किया जाए कि अगर आप एक मशीन बनाने जा रहे हो तो बताओ इफिशियंसी ज़्यादा होना चाहिए, तो बताओ वेलोसिटी रेशियो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो कोई मशीन बहुत बढ़िया कब होगा? जब उसकी मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा और वेलोसिटी रेशियो कम होगा, तभी उस मशीन की इफिशियंसी बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। हाँ दूसरी बात, अगर कोई मशीन बहुत बढ़िया कब होगा? जब उसकी आउटपुट ज़्यादा और इनपुट कम होगा। कोई भी चीज़ हम चाहते हैं कि कम से कम शक्ति लगा करके बहुत बड़ा से बड़ा लोड, हैवी से हैवी लोड को लिफ्ट कर ले, ठीक है ना। हाँ चलिए यहाँ तक तो बात आया। थोड़ी सी बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो गया W बट्टा P। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या होगा? हम तो ये यहाँ तक अभी ये समझे कि अगर कोई मशीन की इफिशियंसी ज़्यादा होने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होना चाहिए। कोई मशीन की इफिशियंसी यानी क्षमता, काम करने की क्षमता ज़्यादा होने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होना चाहिए। तो सर मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा क्यों होना चाहिए? तो जब कभी भी हम लोग को करना है लिफ्टिंग मशीन ना, अगर कोई लिफ्टिंग मशीन है तो हम लोग ये सोचेंगे कि कम इफोर्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोड को लिफ्ट कर ले, हमारी ये टारगेट होनी चाहिए। हम लोग को बनाना है लिफ्टिंग मशीन, तो हम ये सोचेंगे कि सर कम से कम इफोर्ट लगा करके, फिर से सुन लीजिए, हम लोग को ये सोचना चाहिए, हम एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने के नाते क्या सोचेंगे कि ऐसा लिफ्टिंग मशीन बनाओ जिसमें कम से कम इफोर्ट यानी ताकत लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोड को लिफ्ट करे, हैवी से हैवी लोड को लिफ्ट करे। तो देखिए, तो अगर हैवी से हैवी लोड को लिफ्ट करेंगे यानी लोड क्या होना चाहिए? ज़्यादा हो रहा है और इफोर्ट कम लगा रहे हैं। अगर कोई मशीन बनाएं और उसमें कम इफोर्ट लगा रहे हैं और ज़्यादा लोड उठ रहा है, इसका मतलब आपकी मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है इसका मतलब आपकी इफिशियंसी भी क्या है? ज़्यादा है। अगर इफिशियंसी ज़्यादा है इसका मतलब आपकी आउटपुट भी ज़्यादा निकलेगा।
फिर से इस एनालिसिस को समझ लीजिए, क्योंकि ये एनालिसिस का चीज़ है, ठीक है ना। हाँ, आप एक मशीन बनाने जा रहे हैं तो आपकी सोच ये होनी चाहिए, आप एक लिफ्टिंग मशीन बनाने जा रहे हैं तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि कम से कम ताकत लगा करके, कम से कम इफोर्ट लगा करके हैवी से हैवी, भारी से भारी लोड को लिफ्ट कर ले, उठा ले, ठीक है ना। तो बताओ, कम से कम इफोर्ट लगा करके हैवी से हैवी लोड उठाने के लिए आपको मैकेनिकल एडवांटेज क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है और वेलोसिटी रेशियो अगर कम है तो उस मशीन की इफिशियंसी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर उस मशीन की इफिशियंसी ज़्यादा होगी, इसका मतलब आउटपुट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक बात ध्यान देना, एक बात यहाँ पे नोट पॉइंट में अभी लिखने की कोशिश आप लोग करेंगे कि आउटपुट इज नेवर बी ग्रेटर देन इनपुट। कोई भी मशीन में आउटपुट जो होगा इनपुट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। इस बात को आप बड़े ध्यान से देखेंगे। हाँ, और अगर कोई मशीन में इनपुट दे रहे हैं, अगर उसके बराबर आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है। चलिए, इतना बात क्रिस्टल क्लियर है। अभी जितना बात पढ़े हैं उसको एक बार सम अप कर देते हैं, समरी के तौर पर लिख देते हैं। चलिए, ये सारी बात की बात थी। अब जो हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। हम लोग जितना भी टेक्निकल टर्म पढ़े वो सारे टेक्निकल टर्म को यहाँ पे सम अप कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, जितना देर में मिटा रहे हो उतना देर में रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े? तो हम लोग यही पढ़े कि सर लोड क्या होता है, इफोर्ट क्या होता है। लोड क्या होता है? तो सर लोड जिसको उठाना रहता है उसको सीधा सीधी लोड बोलेंगे, और उसको उठाने के लिए जो ताकत लगाएंगे उसको बोलेंगे इफोर्ट, ठीक है ना। हम लोग सीखे लोड, ठीक है ना, लोड, और लोड को बोले W से, और ठीक है ना। हम लोग एक पढ़े इफोर्ट मतलब होता है ताकत, और ताकत को बोले P से। उसके बाद पढ़े मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या देखे? W बट्टा P देखे, यानी लोड बट्टा इफोर्ट देखे। बादल बट्टा पानी, बादल हमेशा ऊपर, पानी नीचे। वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या देखे? x बट्टा y देखे। x पहले आता है, y बाद में आता है। इस बात को समझिएगा। x क्या है? इफोर्ट का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है किसका? इफोर्ट का। और y क्या है? लोड का डिस्टेंस है। चलिए, इतना बात क्लियर है। इफिशियंसी क्या देखे? अच्छा, पहले इनपुट देखे। इनपुट क्या देखे? तो इनपुट देखे सर हम लोग P इंटू एक्स देखे, ठीक है ना। हाँ, यानी देखे इफोर्ट इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय इफोर्ट। आउटपुट क्या देखे? तो सर आउटपुट W इंटू वाई देखे। इसके बाद इफिशियंसी क्या देखे? इफिशियंसी हम लोग यही देखे सर, इफिशियंसी हम लोग क्या देखे कि मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो, और इज इक्वल टू हम लोग देखे आउटपुट बट्टा इनपुट, आउटपुट बट्टा इनपुट। चलिए, इतना क्रिस्टल क्लियर है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, और उसके बाद अभी हम तुरंत एक न्यूमेरिकल, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे, और 3 न्यूमेरिकल्स कराएंगे, और बाद बाकी आप लोग को लिए एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, जिसको आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए।